देखिए स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। कल हम एक टॉपिक स्टार्ट किया था आवेशों के गुण, और जिसमें हमने 2 गुण जो है कंप्लीट कर लिए थे। पहला अपना था आवेशों का हम कह सकते हैं हम लोगों ने सबसे पहला गुण देखा था आवेशों की योज्यता। दूसरा गुण पढ़ा था हम लोगों ने आवेशों का क्वांटीकरण, और फिर आवेशों के क्वांटीकरण के आधार पर हमने क्वेश्चन किए थे। और मैंने आपको बताया था कि ऋणात्मक आवेश के उदाहरण और धनात्मक आवेश के उदाहरण आप अपनी नोटबुक में जहाँ पर आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर इनको नोट कर लेना। और फिर इसके बाद हमने वीडियो को एंड किया था। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स, ठीक है ना। और चैप्टर नंबर 1 अपना है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, ये चल रहा है अपना, और यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युत की। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग और क्वेश्चन करते हैं आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत पर आधारित। फिर हम अपने 2 गुणों को भी कंप्लीट करेंगे जो अपने रह गए हैं। तो अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन, पॉलीथीन का मतलब होता है पन्नी, जो पन्नी होती है ना उसको हम बोलते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। मतलब ऊन से हमने पॉलीथीन को रगड़ा, ठीक है ना। ऊन से हमने किसको रगड़ा? पॉलीथीन को। और ऋणावेशित कौन पाया गया? जो पॉलीथीन का टुकड़ा है वो ऋणावेशित पाया गया। इसका मतलब स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा कि ऊन से पक्का इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पर आए होंगे, ठीक है। इन्होंने पहले पॉइंट में हमसे पूछा है कि स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आंकलित कीजिए। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये किस पदार्थ से किस पदार्थ में गए। ऊन से पॉलीथीन में गए या फिर पॉलीथीन से ऊन में गए। तो मैंने आपको बताया कि पॉलीथीन का टुकड़ा ऋणावेशित पाया गया, इसका मतलब अधिकता किस पे है? पॉलीथीन पे। और ये किससे गए होंगे? ऊन से। तो ऊन से पॉलीथीन में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहला तो हम यही पॉइंट लिखेंगे हल में। हल में हम सबसे पहली बात तो यही स्टूडेंट लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, जो अपने इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ से कहाँ गए? तो आपका आंसर होगा सर इलेक्ट्रॉन अपने गए हैं ऊन से, ऊन से पॉलीथीन में, ठीक, ऊन से पॉलीथीन में, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ वो कहाँ से कहाँ हुआ? ऊन से पॉलीथीन में हुआ। दूसरा हम कह सकते हैं इसका मान भी पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं स्थानांतरित हुए, उसका मान भी बताओ। तो देखिए आवेश कितना है अपना, तो यहाँ पर अगर हम आवेश की बात करें स्टूडेंट्स, तो आवेश है अपना Q बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक। और E हमें पता ही है, E का मान कितना होता है? तो आपका आंसर होगा सर E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए N। तो N देखिए किस तरीके से निकालेंगे। N का फॉर्मूला हमें पता ही है, N बराबर होता है अपना Q/E, ठीक। तो N बराबर Q का मान कितना है? 3 × 10⁻⁷, और बटे E का मान कितना है अपना? का मान होता है अपना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से देखिए अगर आप दशमलव हटाएंगे 1 0 बढ़ेगा, 2 से काटिए 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16। अगर आप 8 से 15 को काटेंगे तो ये अपना आएगा, हम कह सकते हैं 1, देखिए 8 × 8 और 7 बचे, 8 8 64, 4 7 56, 8 5 40, यानी 1.875 आएगा अपना। और ये 19 में से आप 19 ऊपर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और जब आप 19 में से 7 को माइनस करेंगे ना तो आपका आएगा, हम कह सकते हैं 12। कितना आएगा निकल के? आपका आंसर होगा सर 12, ठीक। तो ये हम कह सकते हैं इतने इलेक्ट्रॉनों का तो हम कह सकते हैं क्या होगा स्टूडेंट्स? हम कह सकते हैं स्थानांतरण होगा ऊन से पॉलीथीन में। दूसरे, ये पहला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। देखिए दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया है हमसे? दूसरे पार्ट में ये पूछा गया है तो इसमें देखिए दूसरे पार्ट में हमसे ये पूछा गया है क्या ऊन से पॉलीथीन में सनहिति, सनहति इसका मतलब होता है ये द्रव्यमान के लिए इस्तेमाल किया जाता है शब्द, यानी द्रव्यमान की बात कर रहा है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये शब्द जो होता है इसका मतलब होता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा, तो जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ना, वो आपको पता ही है कितना होता है। तो आपका आंसर होगा सर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है सर 9.1 × 10⁻31 kg, इतना होता है एक इलेक्ट्रॉन का, हम कह सकते हैं द्रव्यमान। स्टूडेंट किसका होता है? तो आपका आंसर होगा एक इलेक्ट्रॉन का ये द्रव्यमान होता है। अब ध्यान से आपको देखना है, ठीक है।
तो स्टूडेंट हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर इतने इलेक्ट्रॉन चले गए तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है और इतने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ट्रांसफर होंगे तो पक्का इतना द्रव्यमान स्थानांतरित होगा, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्थानांतरित, ठीक है ना, स्थानांतरित द्रव्यमान, स्थानांतरित स्थानांतरित द्रव्यमान। ठीक, किस तरीके से आप निकालेंगे स्थानांतरित द्रव्यमान, देखिए आप इस तरीके से निकालेंगे कि जो आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन गए हैं वो, और एक इलेक्ट्रॉन का हम कह सकते हैं द्रव्यमान, तो कितने इलेक्ट्रॉन आपके गए हैं 1.875 इंटू 10⁻12, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता कितना है 9.1 इंटू 10⁻−31, और जब आप इसको सोल्व करेंगे ना तो आपके पास ये स्टूडेंट्स आएगा 1.71 इंटू 10⁻18 kg। तो ये आपके पास इतना आंसर निकल के आएगा। तो ये अपना पहला क्वेश्चन हम कह सकते हैं स्टूडेंट अच्छे से कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें हमसे क्या पूछा गया था, एक तो ये पूछा गया था, एक पहले क्वेश्चन में 2 सवाल पूछे गए कि किस वस्तु से किस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, तो हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उनसे पॉलीथीन में स्थानांतरित होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ऋणावेशित टुकड़ा कौन सा पाया गया, पॉलीथीन, तो पॉलीथीन पे पक्का इलेक्ट्रॉन आए होंगे उनके उनके हम कह सकते हैं टुकड़े से। और दूसरा हमसे पूछा गया कि ये इलेक्ट्रॉन होंगे कितने, तो इतने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा ऊन से पॉलीथीन में। इसके बाद हमसे पूछा गया है क्या ऊन से पॉलीथीन में सन्निहित या द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होगा। तो हमने कहा बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है और इतने इलेक्ट्रॉन जो है हम कह सकते हैं स्थानांतरित हो रहे हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है और जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं उससे हमने मल्टीप्लाई करा दिया, तो इतना द्रव्यमान जो है ऊन के टुकड़े से कम होगा और बढ़ेगा किस पे, पॉलीथीन के टुकड़े पे बढ़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अपना अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अपना दूसरा क्वेश्चन है कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। बाहुल्य का मतलब अधिकता है। जो भी आवेशित चालक है ना, अपनी जो भी आवेशित वस्तु है उस पर 4000 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ठीक, ठीक है। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताए। प्रकृति का मतलब ये हुआ कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी कि कमी, हमें बस ये बताना है प्रकृति। तो आप देखिए क्यू का मान कितना है, तो आपका जवाब होगा सर 4000 है। क्यू का मान कितना है 4000। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 4 गुणे 10⁻³ कूलम, ठीक है स्टूडेंट। अब जब 4000 है ना मेरे दोस्त, ठीक है 4000 है, तो आप एक बार ये दिमाग लगाइए कि अधिकता है ना इलेक्ट्रॉनों की, तो इलेक्ट्रॉनों की जब अधिकता होती है तो यहाँ पर प्रकृति के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, भाई इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो आप प्रकृति के बारे में यही तो कहोगे, आप प्रकृति के बारे में यही तो कहोगे कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, आंसर है आपका अधिकता, अधिकता होगी। बहुत बढ़िया। अब हमसे पूछा गया है कि कुल आवेश भी बताओ, तो हम कुल आवेश भी बता देंगे। हमें तो फॉर्मूला पता ही है ना, फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर एन। की बार आवेश पूछा गया ना कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्यू बराबर एन का मान कितना है अपने पास। अच्छा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, ना कि आवेश, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है अपना हम कह सकते हैं एन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है अपना एन, ठीक। और यहाँ पर ये आपको मात्रक भी नहीं लगाना है, ये 4000 इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस एन का मान रखना है। तो एन का मान है 4 गुणे 10⁻3, ठीक है। और ई का मान है अपना 1.6 इंटू 10⁻−19। बस यहाँ पर आप सोल्व कर दीजिए। ई ये तो हमें पता ही है ना, इतना मान ई का होता है। तो 16 चौक 64 यानी 6.4 गुणे 19 में से 3 माइनस कर दो 16, और क्यू का मतलब होता है कूलम। तो ये अपना दूसरा भी हम कह सकते हैं क्वेश्चन कुछ इस तरीके से अच्छे से सोल्व हो गया। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम अपना तीसरा गुण स्टार्ट करते हैं, और जिसका नाम है हम कह सकते हैं आवेशों का संरक्षण। चलिए समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, यानी आवेशों का संरक्षण क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं उसको भी। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना तीसरा गुण जिसका नाम है आवेशों का संरक्षण। तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स कि किसी भी निकाय का किसी भी निकाय का किसी भी निकाय का कुल आवेश किसी भी निकाय का कुल आवेश सदैव सदैव संरक्षित रहता है, सदैव सदैव संरक्षित रहता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्या कहा इन्होंने, बोला
कि किसी भी निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक अच्छे से समझना है कि यहाँ पर जो संरक्षित का मतलब है यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। देखिए ठीक, यहाँ पर मैं आपको इस बात को एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझाता हूँ कि ये लाइन हमसे आखिर कहना क्या चाह रही है। तो मैं यहाँ पर एक उदाहरण देता हूँ इससे। देखिए हमने उदाहरण ये लिया, हमने आपको बोला स्टूडेंट्स कि अपने पास एक है इलेक्ट्रॉन, ठीक, एक है अपने पास इलेक्ट्रॉन। आपने आवेश संरक्षण का नियम तो पढ़ा ही होगा ना 9th क्लास में। आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपने पास इलेक्ट्रॉन है एक, और एक है अपने पास पॉजिट्रॉन, ये दो चीज़ें हैं अपने पास। ठीक है स्टूडेंट, एक है इलेक्ट्रॉन अपने पास और एक है पॉजिट्रॉन, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपने पास क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन से अपना बनेगा फोटोन, इनसे निर्माण होता है एक फोटोन। फोटोन के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम का जब चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव, वहाँ पर मैं आपको फोटोन थ्योरी के बारे में पढ़ाऊंगा जो कि आइंस्टीन ने दी थी। फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिए कि अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन जब मिलेंगे तो फोटोन नामक कण का निर्माण होगा। अच्छा यहाँ पर आप देखिए पहले इनका कुल आवेश कितना था। देखिए हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना वो आपका पिल माइनस का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो स्टूडेंट्स आपका क्या होता है, माइनस का हम कह सकते हैं ई होता है। ठीक है, और जबकि पॉजिट्रॉन पर जो आवेश होता है अपना वो प्लस का ई होता है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम होती है। इस पर होती है माइनस की 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम और इसके ऊपर होती है प्लस की 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर अगर इनका हम कुल आवेश देखें, कुल आवेश, तो कुल आवेश इनका कितना है, तो आपका जवाब होगा सर कुल आवेश इनका तो कुल आवेश 0 होगा। बिल्कुल सही बात है, इनका कुल आवेश कितना होगा, इनका कुल आवेश होगा 0। सिमिलरली यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि फोटोन का आवेश कितना होगा। अब ये सवाल होता है आवेश कितना होगा, तो अगर आप फोटोन का आवेश देखेंगे ना तो फोटोन के ऊपर आवेश होता है 0। ठीक, फोटोन के ऊपर आवेश कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो फोटोन के ऊपर आवेश अपना होता है हम कह सकते हैं 0। तो देखिए ना तो आवेश उत्पन्न हुआ हम कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आवेश की अगर बात करें तो पहले भी 0 था, यानी कि जोड़ने से पहले भी 0 था, और जिस जोड़ने के बाद जिस कण का निर्माण हुआ तब भी 0 है। ठीक है ना, तो यही होता है अपना आवेशों का संरक्षण। चलिए मैं आपको एक उदाहरण, जो बड़ा फेमस उदाहरण है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, वो कराता हूँ। देखिए स्टूडेंट बड़ा फेमस है ये एग्जाम्पल, तो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इसमें ये है कि आपको धातु के दो गोले, धातु के दो गोले समान आकार, हम कह सकते हैं आपको धातु के दो गोले समान आकार और, ठीक है ना, धातु के दो गोले समान आकार और समान धातु से निर्मित हैं, समान धातु से हम कह सकते हैं निर्मित हैं। तो ध्यान से देखना है कि धातु के, आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि धातु के दो गोले हैं जो कि समान आकार और समान धातु से निर्मित हैं। ठीक है, और बोला जाता है कि ये शुरुआत में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, फिर ये क्या करते हैं, इन्हें जब एक चालक तार से जोड़ दिया जाता है तो ये आपस में एक दूसरे को हम कह सकते हैं स्पर्श करते हैं। उसके बाद इन्हें क्या कर दिया जाता है, इन्हें अलग अलग कर दिया जाता है, तब हमसे पूछा जाता है आवेश। चलिए तो मैं सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट कुछ गोले बना ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमने धातु के गोले बनाए हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए हमसे बोला गया है कि यहाँ पर जो है ना अपने पास प्लस का 10 कूलम आवेश है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपने पास माइनस का 2 कूलम है। शुरुआत में हम कह सकते थे ये, ठीक है ना, स्पर्श से पूर्व की अवस्था है, ये स्पर्श से पूर्व की अवस्था है अपनी। ठीक, इसके बाद में हम कह सकते हैं ये 10 कूलम का आवेश अपना था, ये माइनस का 2 कूलम था, और यहाँ पर इसको हमने एक चालक तार से इस तरीके से जोड़ दिया, तो स्पर्श करवाने पर की अवस्था है ये, स्पर्श करवाने पर, ठीक। और ये जो अपनी अवस्था है ये हमसे पूछी जाती है कि पुनः अलग अलग करने पर, पुनः अलग अलग करने पर हमसे पूछा जाता है कि इन पर अब कितना आवेश आया होगा। देखिए यहाँ पर हमें आवेश बता दिया जाता है, जब फिर स्पर्श करवाया जाता है
फिर हमसे पूछा जाता है कि इन पर नया आवेश कितना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा अच्छे से। देखिए ये आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि आपने एक, मान लीजिए आपके पास एक पानी की टंकी है, ये मान लीजिए आपके पास एक, हम कह सकते हैं पानी की टंकी है, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। ये अपने पास एक जो है इस तरीके की पानी की टंकी है, और इसमें हम कह सकते हैं थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, ठीक। और एक अपनी पानी की टंकी और है ये, ठीक स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक अपने पास ये पानी की टंकी और है, और इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है, ठीक। यहाँ तक इसका लेवल है, यहाँ तक इस पानी का लेवल है। अगर मान लीजिए आपने क्या करा, यहाँ से एक नली के द्वारा यहाँ से इसको अटैच कर दिया, एक नली के द्वारा, तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ से पानी यहाँ आएगा तो आप कहेंगे बिल्कुल, ठीक। और कब तक ये पानी का प्रवाह चलेगा, तो आपका जवाब होगा सर जब तक कि दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, यहाँ पर यही होता है, जैसे ही आप आवेशों में भी यही होता है, जैसे ही आप चालकों को, हम कह सकते हैं एक चालक तार से जोड़ेंगे इन गोलों को, तो जब तक आवेश का प्रवाह होगा, जब तक इन दोनों आवेशों पर हम कह सकते हैं समान आवेश नहीं आ जाता। तो मान लेते हैं इस पर फाइनली जब क्यू आवेश आ गया और इस पर भी जब क्यू आवेश आ गया, तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स फिर ये प्रवाह रुक गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बल की बात करूँ कि यहाँ पर बल कौन सा लग रहा होगा, तो देखिए एक प्लस एक माइनस है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बल लग रहा होगा आकर्षण बल, यहाँ पर बल लग रहा होगा आकर्षण बल, ठीक। तो बल तो हमने बताया। अच्छा, यहाँ पर बल कौन सा लग रहा होगा, यहाँ पर बल स्टूडेंट्स लग रहा होगा, हम कह सकते हैं प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों पर एक जैसा आवेश हो गया ना, प्रतिकर्षण बल, ठीक। तो हमने प्रकृति तो बता दी। अब बात है कि सर आवेश होगा कितना ये, तो देखिए यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं इसको। देखिए हमें पता है स्टूडेंट्स, क्या पता है हमें, ये पता है कि आवेशों का संरक्षण का सिद्धांत हम लगा सकते हैं, आवेशों के संरक्षण के, आवेशों के संरक्षण के सिद्धांत से। तो आवेशों का संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस उसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हम स्थानांतरित कर सकते हैं। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि संपर्क से पूर्व का कुल आवेश बराबर होगा वो संपर्क के बाद के कुल आवेश के। मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना कि संपर्क के पूर्व का, संपर्क के पूर्व का कुल आवेश ये बराबर होगा अपना संपर्क के बाद के कुल आवेश के, संपर्क के बाद के कुल आवेश के बराबर होगा स्टूडेंट्स ये अपना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए संपर्क से पहले कितना आवेश था, 10 माइनस 2, तो 10 गुलाम माइनस 2 गुलाम, और संपर्क के बाद में कितना आवेश हुआ, क्यू प्लस क्यू, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो गया अपना 8 गुलाम, और ये होगा अपना, ये होगा अपना 2 क्यू। तो 2 से अगर आप 8 को काटेंगे तो क्यू का मान कितना आ गया, 4 गुलाम। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं आवेशों के संरक्षण के सिद्धांत पर क्वेश्चन बनते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो एक क्वेश्चन हम और करते हैं आवेशों के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला अपना क्वेश्चन है आवेशों के संरक्षण वाले गुण पर आधारित, कि जब कांच की छड़ को, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य है या सामंजस्य रखता है। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में पहली लाइन में बोला गया है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। ये बात तो हमें पता है कि भाई जब कांच की छड़ को हम रेशम के टुकड़े से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाएगी और रेशम का कपड़ा हम कह सकते हैं ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने आगे कहा है कि इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। प्रेक्षण का मतलब ऑब्जर्वेशन किया जाता है। यानी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में हम रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। इस प्रकार की बहुत सारे प्रकृति में युग्म हैं जिनके साथ ये ऑब्जर्वेशन किया जाता है। अब ये कह रहे हैं कि ये बताओ कि ये जो परिघटना है ना, ये परिघटना ये आवेश संरक्षण के नियम से हम कह सकते हैं आवेश संरक्षण के नियम का पालन करती है, ये हमें बताना है। तो आप एक चीज देखिए, रगड़ने से पहले कांच की छड़ व रेशम के टुकड़े पर कुल आवेश कितना था। रगड़ने से पहले, ठीक, रगड़ने से पहले कांच की छड़ एवं रेशम का कपड़ा, ठीक।
हम कह सकते हैं स्टूडेंट रगड़ने से पहले कांच की छड़ एवं रेशम का कपड़ा, ठीक है ना। पर जो कुल आवेश है, कुल आवेश अपना होता है वो कितना होगा स्टूडेंट बताइए। तो जब आप रगड़ने से पहले की बात करेंगे, रगड़ने से पहले की अगर आप बात करेंगे तो इन पर जो कुल आवेश होगा वो होगा 0। वो आवेश कितना होगा स्टूडेंट, आपका आंसर होगा सर वो आवेश 0 होगा, ठीक है। अच्छा, रगड़ने के बाद क्या होगा देखिए, अगर मैं रगड़ने के बाद की बात करूं, रगड़ने रगड़ने के बाद, ठीक, रगड़ने के बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा। रगड़ने के बाद की अगर मैं बात करूं तो रगड़ने के बाद जो होगा वो कुछ ये होगा देखिए कि कांच की छड़ पर धनावेशित हो जाती है। हमें पता है कांच की छड़ क्या हो जाती है, कांच की छड़, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि कांच की छड़ क्या हो जाती है, धनावेशित, ठीक। कांच की छड़ अपनी हो जाती है धनावेशित। और जो रेशम का कपड़ा है अपना, रेशम का जो कपड़ा होता है स्टूडेंट वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है ऋणावेशित। लेकिन ये दोनों कार्य है ना स्टूडेंट्स इक्वली मात्रा में होते हैं, मतलब जितनी मात्रा में हम कह सकते हैं ये धनावेशित होती है उतनी मात्रा में ये ऋणावेशित होती है, मतलब समान, ठीक है। यानी ये दोनों हम कह सकते हैं समान आवेश आवेश से धनावेशित और ऋणावेशित होती हैं, समान आवेश से धनावेशित, समान आवेश से धनावेशित व ऋणावेशित होती है। यानी जितना हम कह सकते हैं कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आता है उतना ही हम कह सकते हैं रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आता है, उतनी ही मात्रा में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या देखना है यहाँ पर, ध्यान से आपको देखना है कि यहाँ पर अगर समान मात्रा में दोनों वस्तुएं आवेशित हुई है ना, तो कांच की छड़ यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः कांच की छड़ प्लस रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा पर नेट आवेश, नेट का मतलब होता है कुल आवेश कितना होगा बताइए, आप खुद बताइए स्टूडेंट्स। भाई अगर कोई चीज़ समान में मतलब एक चीज़ है वो उस पर जितना आवेश है दूसरी वस्तु पर उतना ऋणावेश है, तो टोटल निकालेंगे आवेश तो शून्य ही होगा, ठीक है ना। तो आप देखिए रगड़ने से पहले भी शून्य, रगड़ने के बाद भी शून्य, तो हम कह सकते हैं अतः यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम का पालन करते हैं। अतः ये प्रेक्षण आवेश संरक्षण के नियम का पालन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अपना क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपने नेक्स्ट हम कह सकते हैं गुण की ओर, जो कि अपना चौथा और अंतिम गुण है आवेश का, जिसका नाम है आवेश एवं द्रव्यमान की चाल पर निर्भरता। चलिए तो करते हैं उसको कि चाल पर निर्भरता को अच्छे से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर अपने पास है, एक है अपना देखिए द्रव्यमान, ठीक है, एक है अपना स्टूडेंट द्रव्यमान और दूसरा है अपने पास आवेश। समझिए अच्छे से। देखिए अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं तो द्रव्यमान जो होता है ना स्टूडेंट, द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है, चाल पर निर्भर करता है। सर कैसे पता चला ये बात, कैसे पता चली सर ये बात, चाल पर निर्भर करता है। देखिए सापेक्षिकता का एक सिद्धांत है स्टूडेंट्स, आपको वो ध्यान रखना है। देखिए हम कह सकते हैं के सापेक्षिकता के सिद्धांत से, क्या है भाई सापेक्षिकता का सिद्धांत, देखिए ये होता है m बराबर m0, ठीक है, अपॉन रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये अपना है हम कह सकते हैं सापेक्षिकता का सिद्धांत। इसमें देखिए क्या ये क्या बताना चाहता है, ये कहता है कि यहाँ पर जो अपनी हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स ये जो m है ना, ये वस्तु का हम कह सकते हैं m0, वस्तु का ब्राम द्रव्यमान है, वस्तु का ब्राम हम कह सकते हैं द्रव्यमान है, ठीक। और यहाँ पर जो अपना v है, यहाँ पर जो अपनी v है ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है हम कह सकते हैं वस्तु की चाल, वस्तु की चाल है। और यहाँ पर जो c है ना ये प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल।
तो यहाँ पर स्टूडेंट जब ये जो अपनी वस्तु का वेग है ना बहुत ज़्यादा होगा, जब वस्तु का वेग बहुत ज़्यादा होगा तब द्रव्यमान हम कह सकते हैं परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ी बहुत स्पीड पे द्रव्यमान को परिवर्तित नहीं कर सकता, ये बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं वेग होना चाहिए। लेकिन अगर हम स्टूडेंट वहीं आवेश की बात करें, वहीं अगर हम आवेश की बात करें ना, तो आवेश हम कह सकते हैं चाल पर निर्भर नहीं करता है। आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर अगर मैं एक उदाहरण लूँ तो आप देखिएगा ध्यान से उदाहरण को, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए हमारा हम कहें कि यदि आवेश विरामावस्था में हो, यदि आवेश विरामावस्था में हो, ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो आप उसको बताएंगे कि भाई अगर हमारा आवेश विरामावस्था में है तो उसके ऊपर आवेश होगा 1 - 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि यदि आवेश की गति 1140 किलोमीटर पर आवर हो तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा स्टूडेंट्स, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब चाहे आवेश हमारा विरामावस्था में हो चाहे गति की अवस्था में हो, आवेश जो है चाल पर निर्भर नहीं करता है, उसका आवेश का मान सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स हमने आवेशों के दोनों गुणों को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया और उन पर आधारित जो भी क्वेश्चन बन सकते थे उन क्वेश्चनों को किया। अब स्टूडेंट्स आज की वीडियो हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और कल हम पढ़ेंगे आवेशन की प्रक्रियाएँ। थैंक यू।